तो फिर जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर सारे कामों को खत्म कर देता है और जितने भी लोग लड़ाई के दौरान मारे गए थे चैंग जाते समय उन सभी को भी जिंदा कर देता है। चैंग जी अपनी मास्टर से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग फैसला करते हैं कि वो लाखों साल बाद चैंग को उसकी काइंडनेस का रीपैरेक करेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर आ जाता है और लाखों साल बीत जाते हैं और हाँ, अब क्योसो लैंड का फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यानी कि हमने पहले देखा था कि लैंड के ऊपर हमला हो रहा था, हेवनली डीमंस उनके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन पास्ट में चैंग ने जो हानजी के साथ कांड किए थे उस वजह से कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब डीमंस, इमोर्टल्स और ह्यूमंस वो सभी एक साथ क्योसो लैंड के ऊपर रह रहे हैं और अच्छे से एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि उनके बीच में स्टेटस को लेके अभी भी लड़ाई और दंगे होते रहते हैं। इसके बाद हम लोग क्योसो की मेडिसिन स्पिरिट वैली को देखते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग मेडिसिन और हर्ब्स को इकट्ठा कर रहे थे। दरअसल पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर चैंग की ये बात फैली हुई है कि जो जुआन चू है वो चैंग की वाइफ है, इसीलिए सभी लोग अलग अलग तरह की मेडिसिन, हर्ब्स और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे थे उसको जगाने के लिए। और इन लोगों को ये बात सारी फ्रेगमेंट सेक्ट वालों ने फैलाए थे, यानी कि जुआनचू के सेक्ट वालों ने, कि जो कोई भी इंसान चैंग की वाइफ यानी जुआनचू को उठने में मदद करेगा चैंग उसे बहुत ज्यादा पैसे और रिवॉर्ड देगा। इसीलिए वो सभी लोग आपस में ही लड़ रहे थे कि कौन चैंग की मदद करेगा उसकी वाइफ को उठाने के लिए। उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं और इतने टाइम बाद इसे देख के खुशी हुई। वहीं पे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये सभी लोग पहले ही उस लड़की को मास्टर की वाइफ समझने लगे हैं, क्या मास्टर ने सच में उसके साथ शादी कर ली है। इसके बाद लिंग चिल्लाते हुए कहती है, कौन है साला जो इस तरह की रूमर्स यानी कि अफवाहों को फैला रहा है। हांगू से बताती है कि उसे हाल ही में पता चला है कि फ्रेगमेंट सेक्ट वाले ये सब काम कर रहे हैं ताकि वो लोग जुआनचू का फायदा उठा के अपने सेक्ट को फेमस कर सकें। और यही नहीं, उन लोगों ने तो एग्जीबिशन भी रखा था जहाँ पे उन लोगों ने उस तकिए को एग्जीबिशन पे लगाया था जिसके ऊपर चैंग सोया था और लोगों ने काफी लंबी बोली लगाई थी उसे खरीदने के लिए। और उन लोगों ने ये सभी कान करके कई सारे हजारों सेक्ट को पीछे छोड़ दिया और वो लोग नंबर 1 के सेक्ट बन चुके हैं और उनसे उन्हें कई ज्यादा फायदा होगा। बाई आगे से कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लोग ही उन्हें पति पत्नी बना देंगे, भले ही चाहे वो लोग ऑफिशियल ना हो। इसीलिए लिंग को चिंता होने लगती है कि अगर वो दोनों लीगली वाइफ एंड हस्बैंड बन गए तो फिर इन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं बचेगा कि ये लोग चैंग के साथ मस्ती कर पाएंगे। इसीलिए बेचारी वो दोनों भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और शर्माते हुए सोचती है कि उन्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। जिसके बाद लिंग पीछे घूमती है और उन दोनों से कहती है कि अगर वो लोग हस्बैंड और वाइफ बन गए तो फिर वो हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे और तुम लोग बेशक नहीं चाहोगे कि हमें यहाँ से लात मार के बाहर निकाला जाए। इस पे वो दोनों बेचारी अपनी हाँ में सर हिलाती हैं और कर भी क्या सकती हैं। इसके बाद लिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके पास एक अच्छा तरीका है, इसीलिए वो लोग सबसे पहले मास्टर से मिलने जाएंगे। जिसके बाद हम लोग जुआनचू को देखते हैं और मेरा एक सवाल है, व्हाई शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम द पास्ट। और जुआनचू के बगल में हम लोग निंग रैंग और चैंग को देखते हैं और चैंग अपने साथ एक डिवाइस लेके आया था जिसके अंदर उसने अपनी डिवाइन एबिलिटी यानी टाइम और स्पेस को डाला था, जिसकी मदद से वो जुआनचू की सोल को फिर से रिपेयर करने वाला था क्योंकि उसकी सोल सेटल हो चुकी थी और वो कई टुकड़ों में बट गई थी। इसके बाद निंग रैंग चैंग को वो डिवाइस वापस देते हुए कहती है कि उसका ये डिवाइस और डिवाइन पावर कमाल की है, उसी की मदद से वो लोग सोल को ठीक करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन चैंग उससे पूछता है कि अभी तक ये उठी क्यों नहीं है और कोई भी साइन नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पे निंग रैंग उसे बताती है कि जब भी सोल को फिर से ठीक किया जाता है तो फिर बॉडी को उठने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और वैसे भी उन लोगों को जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। चैंग उसे कहता है कि उसने एक बार ये भी सुना है कि सोल के दोबारा से ठीक होने और वापस जिंदा होने में मेमोरी चली जाती है, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जिसपे निंग रैंग आगे से हड़बड़ाते हुए कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और उसने गलत सुना होगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि उसकी मेमोरी ना जाए और वो बिल्कुल सही सलामत रहे। चैंग उसे ये भी पूछता है कि तुम अचानक से मेरे चेहरे के ऊपर गौर से देख रही हो, क्या हो गया है। इस पे निंग रैंग आगे से कहती है कि कुछ भी नहीं, उसने चैंग को उस बंदे में देख लिया है जिसको वो पहले से जानती थी। इसके बाद चैंग वहाँ से चला जाता है। यू चैन आगे बढ़ती है और वो निंग रैंग से पूछती है कि उसने गलत समझ लिया होगा, चैंग क्योसो से आता है, वो उसके एरा का नहीं है। इस पे निंग रैंग आगे से कहती है कि बेशक ये वही बंदा है जो कि एक दानव है, इसने गॉड्स के भी पसीने छुड़ा दिए थे और वो भी इसके साथ लड़ने में कतरा रहे थे और कोई भी गॉड इसके साथ दोबारा लड़ने का नहीं सोच रहा था और इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और यहाँ तक कि पास्ट में भी इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन मैंने इस बात को भुला दिया था कि क्योसो के अंदर भी एक बहुत बड़ा और महान गॉड रहता है। इसके बाद निंग रैंग ऊपर की तरफ देखते हुए सोचती है कि उन्होंने जो वादा 10 लाख साल पहले किया था, ऐसा लगता है कि वो कल ही किया था। इसके बाद निंग रैंग अपने मन के अंदर यही सोचती है कि पता नहीं बाकी सभी लोग क्या कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग सैवेज लैंड कॉन्टिनेंट को देखते हैं और ये एक और नया कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हम लोग गॉब्लिन्स की तरह कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं।
हैं और ये सभी एक्लिप्स बीस्ट के डिसेंडेंट हैं और ये लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि ये लोग यहाँ से जाएंगे और क्योसो के ऊपर हमला करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योसो एक मॉर्टल्स का लैंड है जहाँ पे गरीब और ताकतवर लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए वो लोग उन्हें आसानी से मसल सकते हैं और रिसोर्स के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जिंगडे आती हैं और वो उन लोगों से कहती है कि वो लोग उनके साथ जरूर कोऑपरेट करेंगे लेकिन उनकी एक कंडीशन है, जिसपे वो लोग आगे से कहते हैं कि अगर वो लोग उनकी मदद करते हैं तो फिर वो लोग लैंड के ऊपर जैसे ही कब्जा कर लेंगे तो फिर वो लोग रिसोर्स को आपस में बांट लेंगे, यानी कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट और सेवेज कॉन्टिनेंट दोनों एक साथ क्योसो के ऊपर हमला करके उसके ऊपर राज करना चाहते हैं और इसीलिए सेवेज कॉन्टिनेंट वाले चाहते हैं कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट उनकी मदद करे आसपास के प्लैनेट्स के ऊपर कब्जा करने के लिए। लेकिन जिंगडे उन लोगों से कहती है कि उसने ये भी सुना है कि उनकी लिस्ट के अंदर क्योसो कॉन्टिनेंट का भी नाम है और क्या सच में वो लोग ऐसा करना चाहते हैं, जिसपे वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि जिंगडे यहाँ पे उन्हें रोकने के लिए आई है और वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि जिंगडे उनके साथ क्या करना चाहती है। इसीलिए वो लोग सीरियस होकर जिंगडे से कहते हैं कि तुम हमारे साथ क्या करने की सोच रही हो, क्या तुम हम लोगों से उस क्योसो को लेना चाहती हो और इसीलिए अचानक से तुम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते थे। जिंगडे उन लोगों से कहती है कि सिर्फ सवाल का जवाब दो और कुछ भी नहीं, जिसपे उन लोगों के लीडर आगे से कहता है कि वो लोग यहाँ पे कई सालों से आसपास के प्लैनेट्स के ऊपर कब्जा करते हुए आ रहे हैं और अगर जिंगडे उनके साथ कुछ ऐसा करना चाहती है तो फिर बेशक वो लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो फिर जिंगडे उन लोगों से कहती है कि यहाँ पे बात करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिंगडे के साथी जितने भी थे वो सभी आगे बढ़ते हैं और एक ही झटके में उन लोगों को मार पीट के बराबर कर देते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी अपनी शॉर्ट्स को लेके एक एक करके काटते हुए उन लोगों को मारते जा रहे थे। वो सभी गोब्लिन बीस्ट आगे से काउंटर अटैक करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। जिंगडे के जितने भी लोग थे वो सभी भाई मॉन्स्टर थे और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को मसल के रख देते हैं। उनका लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि हमारा क्लैन मिथिकल बीस्ट का एक डिसेंडेंट है, इसके बावजूद वो लोग बैटल्स में लड़ते हैं और इनविंसिबल है और बहादुर है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथी और उसके डिसेंडेंट इस तरह से छोटे मोटे बच्चों के हाथों मारे जाएंगे और उसे समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्योसो को क्यों बचाना चाहते हैं और क्या जिंगडे और उसके जितने भी साथी हैं क्या वो सभी क्योसो के गार्डियंस हैं। जिसके बाद उनका लीडर उन लोगों से कहता है कि अफवाह बिल्कुल सही थी, तुमने इन लोगों ने इतने सालों के अंदर कुछ भी नहीं किया है, बस क्योसो को अपने खजाने की तरह माना है। जिंगडे उससे कहती है कि हमने पहले ही कहा था कि क्योसो से दूर रहो लेकिन तुमने माना नहीं। इस पे वो लीडर उन लोगों से कहता है कि वो लोग ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए हार मान लेना ज्यादा सही है, इसके बाद वो लोग पलटवार दोबारा करेंगे। लेकिन जिंगडे पहले से ही उसकी चालाकी समझ चुकी थी और वो उनसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे चेहरे के ऊपर सी लिखा हुआ है। इसके बाद जिंगडे के स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और वो एक ही बार में उस लीडर के सीने के अंदर तलवार घुसा के उसे बेहद घायल कर देते हैं लेकिन उसे मारते नहीं है। वो लीडर जिंगडे से पूछता है कि क्योसो कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा कमजोर है, वहाँ पे मॉडल्स रहते हैं और वो इतने ज्यादा कमजोर हैं कि कोई भी उन्हें हरा के अपना स्लेव बना सकता है, तो फिर जिंगडे के सभी लोग उनको लिए इतनी ज्यादा रक्षा क्यों दे रहे हैं, क्यों वो सभी लोग उनको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस पे जिंगडे आगे से जवाब देती है क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा रखता है जो कि इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके खातिर अगर इन लोगों को मिथिकल बीस्ट के डिसेंडेंट या फिर गॉड्स को भी अपना दुश्मन बनाना पड़े तो फिर वो लोग कतराएंगे नहीं और वो लोग चैंग के खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। न ही जिंगडे बल्कि उसके पूरे डिसेंडेंट्स और उसके डिसाइपल और उसके फैमिली मेंबर्स वो सभी चैंग के खातिर मरते दम तक अपनी जिंदगी कुर्बान करने को राजी हैं क्योंकि वो चैंग को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। लेकिन जिंगडे जाने से पहले उसे ये बता के जाती है कि उसके कुछ डिसाइपल पहले ही क्योसो गए हुए हैं कुछ जरूरी लोगों से मिलने के लिए, इसीलिए अगर उसके लीडर की जितनी भी पार्टीज वहाँ पे गई हैं लोगों के ऊपर कब्जा करने के लिए तो फिर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम लीडर को अच्छे से पता होगा। जिससे उस लीडर को याद आता है कि जिंगडे की डिसाइपल असल में चैंगजी है जिसने आसपास के जितने भी प्लेनेट हैं उनके ऊपर पहले ही कब्जा कर लिया था और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। इसीलिए वो लीडर कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि क्योसो में इनका कौन सा जरूरी इंसान रहता है जिसके लिए वो लोग खुद उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद अगला सीन हम लोग देखते हैं कि चैंग के मेंशन का होता है जहाँ पे तीनों लड़कियां भागते हुए चैंग के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि क्योसो का पहला लालटेन फेस्टिवल होने वाला है, वही लालटेन यानी कि दिया वाला, इसीलिए चैंग को उन तीनों के साथ पूरा दिन बिताना पड़ेगा और ये उन लोगों के लिए रिवॉर्ड के तौर पे होगा। वहीं पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की मसाज कर रहा था और उसके मास्टर सोचते हैं कि इतने सालों तक इस पूरे कॉन्टिनेंट को बचाने का कुछ तो फायदा हुआ। चैंग उन लोगों से कहता है कि वो आज से पहले कभी भी लालटेन फेस्टिवल के अंदर नहीं गया है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि आसपास के कुछ दिन ज्यादा बिजी वाले नहीं है, सारा टाइम खाली ही जाएगा, जुबान जो जल्दी ही उठने वाली है जिसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि लिंग आगे बढ़ती है और वो चैंग को
से चिपकते हुए उससे कहती है कि चैंग ने कह दिया है कि अब वो उन तीनों के साथ पूरा दिन बिताएगा, इसीलिए चैंग अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता है। इसीलिए चैंग को उन तीनों के साथ पूरा टाइम बिताना पड़ेगा और वो तीनों एक साथ लांटेन फेस्टिवल जाएंगे। इसके बाद लिंग चैंग को पकड़ती है और उससे कहती है कि उसके कपड़े ओल्ड फैशन हो चुके हैं, इसीलिए उन लोगों को सबसे पहले चल के मार्केट में कुछ नए कपड़े पहनने चाहिए। वहीं के चैंग के मास्टर को तुरंत पता चल जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग किसी ढाबे के ऊपर बैठा हुआ चाय पी रहा था और वो जब अपने क्योसो को इतना शांत और हरा भरा देखता है तब उसे काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसके पास्ट में वो सभी कांड करने की वजह से फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और हर कोई शांति के साथ यहाँ पे रह रहा था। हमें पता चलता है कि आधे घंटे पहले लिंग ने चैंग को यहाँ पे बिठा दिया था और उसे कहा था कि वो किसी काम से जा रही है और कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगी। चैंग बिल्कुल हमारी तरह अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, वो भी किसी का। उसी टाइम पे आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी चैंग को पहचान जाते हैं और उसे अपनी अपनी मेडिसिन बताने लगते हैं। चैंग उन्हें देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो यही सोचता है कि वो इन लोगों से क्या कहे, लेकिन उसी टाइम पे बाई हुए आगे बढ़ती है और वो चैंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगती है और वो चैंग से कहती है कि देरी से आने के लिए वो माफी चाहती है और अगर चैंग चाहे तो फिर उसे वो पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन चैंग बायुवे के हाथों में एक बॉक्स को देखता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। इस पे बायुवे आगे से बताती है कि इसके अंदर कुछ टूल्स हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए बेहतरीन काम करते हैं और क्योंकि चैंग इनविंसिबल डोमेन के अंदर था इसीलिए उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि बॉक्स के अंदर सच में कल्टीवेशन के लिए बेहतरीन टूल्स थे, परंतु ये टूल्स डबल कल्टीवेशन के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। इसके बाद चैंग एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह सोचते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इस बात में फंसा के कि ये मेरे लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग टू वर्ल्ड्स के बीच में यानी दो दुनियाओं के बीच में हानलन पवेलियन को देखते हैं और इसके मास्टर हमारी हानजी है और बेसिकली ये भाई एक होटल की तरह काम करता है और तुम लोग यहाँ पे रुक के अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूम्स भी दिए गए हैं और क्योसो का इतना ज्यादा पॉपुलर होने का क्रेडिट सारा का सारा इसी पवेलियन को जाता है। हम लोग देखते हैं कि चैंग भी उस पवेलियन की शान को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं तब चैंग को रास्ते के पे पता चलता है कि इस पवेलियन के जो गार्ड है वो भाई इमोर्टल्स गार्ड है, यानी कि जो पवेलियन की मास्टर है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है जिसने इमोर्टल्स को अपना नौकर बना के रखा हुआ है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पास्ट में वो सभी कांड करने की वजह से फ्यूचर काफी हद तक बदल चुका है, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग पवेलियन के अंदर जाते हैं तो पवेलियन के अंदर ट्रेनिंग रूम के साथ साथ वहाँ पे कपड़े खरीदने और कल्टीवेशन के लिए और भी कई सारे सामान के स्टोर्स थे। इसके बाद लिंग वहाँ पे चैंग को पवेलियन के बारे में बताना शुरू करती है कि ये पवेलियन यहाँ पे काफी टाइम पहले बनाया गया था और क्योसो इसी की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ट्रेनिंग रूम भी होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लोर्स हैं और साथ ही में माना जाता है कि पवेलियन के जो मास्टर है वो बहुत शक्तिशाली एक डीमन है और उसको आज तक किसी भी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि कई सारे बड़े लोग उसे देखना तो चाहते हैं लेकिन कोई भी इतना ज्यादा खुशनसीब नहीं हुआ है कि वो लोग उसे देख सके हों। और लिंग को पूरा यकीन था कि हाँ जी एक सुप्रीम एम्परर है, वो भी एक बहुत अच्छे स्टोरी के साथ साथ। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे और भी कई सारे लोग थे जो कि आराम से वहाँ पे कल्टीवेशन के सामान खरीद रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो एक कोट को देखता है तो फिर उस कोट का जो प्राइस था वो 9000 गोल्ड था। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसका कपड़ा तो बिल्कुल घटिया सा है लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा फेमस है। बेसिकली सुपर मॉल वाला सीन था यहाँ पे। कपड़े बेशक 200 वाले हो लेकिन शान 2000 की है, वही वाला सीन है। आसपास के जितने भी लोग खड़े थे वो सभी चैंग को भाई गरीब समझ लेते हैं और उनकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि कुछ गरीब लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के प्राइस देख के उन्हें पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ पे कदम रख रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि लिंग और बायुवे को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग अपनी बेइज्जती तो सह सकते हैं लेकिन चैंग की नहीं। इसके बाद लिंग भागते हुए पवेलियन फ्लोर के मास्टर के पास जाती है और अपने पास से ब्लैक कार्ड बाहर निकालती है। नोट मैं बता दूं कि ब्लैक कार्ड के अंदर अनलिमिटेड मनी रहता है, चाहे तो पबजी खरीद लो या फिर फ्री फायर, कोई गम नहीं है। और लिंग ब्लैक कार्ड के साथ फ्लोर के मास्टर से कहते हैं कि उसे इस फ्लोर की सारी चीजें चाहिए क्योंकि उन लोगों ने उसके मास्टर को गरीब कहा है। इसके बाद लिंग एक झटके में उन लोगों के हाथों में जितना भी सामान था उन सभी को एक झटके में खरीद लेती है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके अंकल ने इन्हें ऑर्डर दिया था कल्टीवेशन के
के लिए कुछ सामान चाहिए, लेकिन लिंग ने पूरे फ्लोर को एक ही झटके में खरीद लिया है। इसके बाद लिंग उन लोगों को चिढ़ाने लगती है, तो फिर वो लोग भैया अपने छोटे मोटे हथियार लेके उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ पे भाई अपनी पावर को रिलीज करती है और आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि आओ लड़ लो, देखते हैं किसमें है कितना दम, जिससे उन सभी लोगों की फटके हाथ में आ जाती है और वो आगे से चिल्ला के कहते हैं कि ये तो साले इमोर्टल्स हैं और ये इंसानी दुनिया में क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि लिंग और बायु दोनों आपस में बात करते हुए कहती हैं कि आजकल इंसानों की आंखें कुत्तों की तरह हो गई हैं, पता भी नहीं है कि इसके साथ भिड़ रहे हैं लेकिन फिर भी भौंकने लगते हैं। इसके बाद लिंग चैंग के पास जाती है और उसे कहती है कि हमने कपड़े खरीद लिए हैं, चलो ट्राई करते हैं। और वहीं पे फ्लोर मास्टर अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बात बिल्कुल सच है, लड़कियां प्यार में अंधी होती हैं। इसने अपना सारा पैसा एक ऐसे आदमी के ऊपर खर्च कर दिया जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग चैंग को भाई चेंजिंग रूम के अंदर लेके जाने लगती है उसके कपड़े चेंज करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे फ्लोर मास्टर जब चैंग को अच्छे से देखती है तब उसे याद आता है कि चैंग की शक्ल हूबहू उसी पोर्ट्रेट के साथ मिल रही है जिसको पवेलियन मास्टर ढूंढ रही है। इसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये भी सोचती है कि दोनों दिखने में बहुत ज्यादा अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस बात की रिपोर्ट दे देती है क्योंकि उसका यही काम है कि फर्स्ट फ्लोर पे उस आदमी को देखा गया है जिसको मास्टर सदियों से ढूंढ रही है। उसी टाइम पे हम लोग अंकल को देखते हैं जो कि वहाँ पे बदला लेने के लिए आ जाते हैं कि उनके बच्चों को किसने परेशान किया। हम लोग देखते हैं कि उनके बच्चे उन्हें बताते हैं कि अंदर कुछ इमोर्टल्स हैं जिन्होंने हमसे वो सभी चीजें खरीद ली हैं जो कि आपको चाहिए थी। इसके बाद हम लोग हांजी के पर्सनल सर्वेंट्स को देखते हैं जो कि हांजी को बताते हैं कि पवेलियन के अंदर हमें रिपोर्ट मिली है कि जिसको हांजी ढूंढ रही है वो देखा गया है। और वो लोग हांजी से पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। हांजी उन लोगों से कहती है कि ढूंढने वाले दिन चले गए हैं, इसीलिए जल्दी से इमोर्टल्स गॉगल्स को पूरे पवेलियन मास्टर के अंदर फैला दो, मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या क्या चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि इमोर्टल गॉगल्स बिल्कुल मिरर की तरह होते हैं जो कि सब कुछ दिखा सकते हैं कि अंदर क्या क्या चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हांजी को वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो सदियां छान रही थी और हांजी ने चैंग को ढूंढने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट को छान मारा था। लेकिन अब जाके चैंग उसे मिला है तो फिर किन्हीं लड़कियों के साथ जिनके साथ वो मस्ती कर रहा है। इसके बाद हम लोग हांजी को पूरा देखते हैं और ये छोटी बच्ची अब बड़ी होके एडल्ट वुमन बन चुकी है, बोले तो मिल्फ। और हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर वो दोनों दोबारा मिलते हैं तो फिर उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अब क्या होगा। लेकिन इसी बीच उसे गॉगल्स के अंदर दिखाई देता है कि चैंग वहाँ पे मस्ती करने में बिजी है क्योंकि लिंग चैंग को कपड़े बदलने खुद से नहीं दे रही थी और वो खुद ही चैंग के कपड़े बदलना चाहती थी। इसके बाद वो चैंग के भाई कपड़े बदलने के लिए उसके कपड़े उतारने लगती है और तब जाके चैंग को समझ में आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, कि यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि क्राइम के अंदर क्राइम करने की कोशिश की जा रही है। बाहर की तरफ होंग खड़ी होकर रखवाली कर रही है कि अंदर कोई भी न जाके और सेफ्टी बनी रहे। और अंदर की तरफ दोनों लड़कियां मिलकर चैंग के कपड़े बदल रही हैं और वो दोनों चैंग के साथ भैया गंदी हरकत करना चाहती हैं। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तीनों तो जेम्स बॉन्ड की भी नौनी हो रखी हैं कि इन्होंने इतनी आसानी के साथ ये सभी क्राइम कर भी दिया और मुझे पता भी नहीं चला। इसके बाद चैंग उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो जो मेरे साथ इस तरह का क्राइम करने की कोशिश कर रही हो। जिसपे बायु आगे से कहती है कि ये सारी गलती लिंग की है, उसी के शैतानी दिल के अंदर ये सभी सुझाव आए थे, इसीलिए अगर चैंग को भाई पनिशमेंट देनी है तो फिर बायुवे को दी जाए, ना कि लिंग को। इसमें लिंग की कोई भी गलती नहीं है, वो तो बेचारी बहुत प्यारी है। लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये कितनी चालाक है, सारी पनिशमेंट खुद ही लेना चाहती है। इसके बाद बायु आगे बढ़ती है जिसके अंदर कल्टीवेशन के टूल्स रखे थे और उस डिब्बे को खोल के चैंग से कहती है कि चैंग जो भी पनिशमेंट बायुवे को देगा बायुवे उन सभी को सहन करेगी। चैंग शुरुआत में तो कहता है क्या बकवास है, लेकिन बाद में चाबुक उठा के कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं पनिशमेंट देना तो नहीं चाहता था लेकिन अब देना पड़ेगा। बेसिकली ट्रक की वजह से उसकी नाक से खून भी आ रहा था। इसके बाद बायु पोजीशन ले लेती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इस बात को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कि जब चैंग ने उसे पनिशमेंट दी है। इसके बाद चैंग भाई आगे बढ़ता है और बायुवे को वो देना शुरू करता है जो बायुवे को चाहिए था। इसके बाद बायुवे आगे से आवाजें निकालने लगती है और वो बेचारी इतना ज्यादा चीख रही थी कि लिंग और होंग बेचारी दोनों डर जाती हैं और आपस में डरने लगती है कि उनका अगले नंबर ना लग जाए। और वहीं पे चैंग पूरे मजे ले रहा था। उन दोनों से बायुवे का दर्द देखा नहीं जाता है और वो दोनों बायुवे से कहती हैं कि मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है और तुम बेहद ज्यादा दर्द में हो, क्यों ना हम लोग तुम्हारी जगह ले लेती हैं। लेकिन बायुवे आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इससे वो दोनों और ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि बायुवे उनके लिए ये सब कुछ अकेले सह रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो ताबूत से कोई खतरनाक चीज बाहर निकालते हुए बायुवे से कहता है कि बायुवे बहुत ज्यादा अजीब है और अगर बायुवे चैंग को सब कुछ सच सच नहीं बताएगी तो फिर चैंग आगे से
वायलेंस का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद चैंग वहाँ पे एक रस्सी को बाहर निकाल लेता है और हंसते हुए बाई युवे की तरफ देखने लगता है। वहीं पे लिंग चैंग से कहती है कि बाई युवे कांप रही है, उसको छोड़ दो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो बाई युवे को भाई रस्सियों में बांधने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग हांसे को देखते हैं जो कि भाई गॉगल से ये सब कुछ देख रहे थे और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हांजी ने ये सब इमेजिन करके रखा हुआ था कि जब वो चैंग से मिलेगी तब चैंग भाई मजनू की तरह उसके पैर में गम में डूबा हुआ होगा और शराब पी रहा होगा। लेकिन चैंग तो यहाँ पे अलग ही मजे में है। इसके बाद हांजी खुद से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली दर्द क्या होता है। इसके बाद वो अपने पोर्टल का इस्तेमाल करती है और पोर्टल के जरिए चैंग के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम लोग यिन दाओ को देखते हैं और ये 5th फ्लोर की मास्टर है। हम लोग देखते हैं कि यिन दाओ आगे से कहती है कि पवेलियन मास्टर यानी कि हांजी काफी टाइम से चैंग को ढूंढ रही थी और वो उसके साथ मिलना चाहती है, इसीलिए वो लोग इस मौके को जाने नहीं दे सकते हैं और उन्हें पहले ही चैंग के साथ मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी। इसके बाद यिन दाओ 1st एंड 2nd फ्लोर की मास्टर से कहती है कि पवेलियन में जितने भी लोग हैं वो उन सभी को अभी के लिए बाहर निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें होने वाली हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही आपस में बातें करते हुए जा रही थी कि आखिर में वो बंदा कौन हो सकता है जिसको पवेलियन मास्टर लाखों सालों से ढूंढ रही है। जिसमें एक लड़की कहती है कि शायद से वो पवेलियन मास्टर का एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है। लेकिन उसी टाइम पे यिन दाओ उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि फालतू की बकवास करना बंद करो। उनका पवेलियन टावर बहुत ज्यादा मुश्किल से बना है और उसने कई सारी चीजों को सहा है, इसीलिए वो लोग किसी बेकार की वजह से उनके टावर की रेपुटेशन को हार्म नहीं पहुंचने दे सकते हैं। क्या पता भाई चैंगजी का एक्स बॉयफ्रेंड बेकार सा निकल जाए और सभी लोगों को पता चल जाए। इसलिए यिन दाओ इन लोगों को ऑर्डर देती है कि वो लोग पवेलियन टावर के अंदर जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल दें। वो लोग जैसे ही जाती हैं तो फिर यिन दाओ 3rd एंड 4th फ्लोर की मास्टर से कहती है कि वो दोनों भले ही सीरियसली बातें कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे एक चीज की चिंता हो रही है कि हमारा पवेलियन टावर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है और इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि पवेलियन टावर उन सभी चीजों में भी पार्टिसिपेट कर सकता है जिनको क्योसो भी नहीं कर सकता है। और भले ही एक दिन क्योसो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन इनका पवेलियन टावर वॉइड के अंदर भी एग्जिस्ट करता रहेगा, यानी कि स्पेस के अंदर भी बना रहेगा। यहाँ तक कि जब इमोर्टल्स ने क्योसो के साथ लड़ाई की थी तब भी ये लोग साइड में खड़े होकर अपने टावर को खुला रखे थे। लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है कि जब हांजी इस टावर को बंद करने जा रही है। इसलिए यिन दाओ को इस बात की चिंता हो रही थी कि वो पर्सन कौन हो सकता है और उसका ओरिजिन क्या होगा। और इसके अलावा भी जितने भी फ्लोर्स के लोग हैं वो सभी भाई इमोर्टल्स हैं, उनको बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पैसे दिए हैं यार। लेकिन यिन दाओ उन दोनों से कहती है कि वो लोग जैसे ही सभी लोगों को बाहर निकाल दे तो फिर वो लोग आके यिन दाओ को ढूंढ ले। तब तक यिन दाओ चैंग से मिलने जा रही है ये पता करने के लिए असल में चैंग दिखता कैसा है और उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है। इसके बाद अगला सीन चेंजिंग रूम का होता है। हम लोग देखते हैं कि लिंग चैंग से कहती है कि बाई युवे मरने वाली है, उसे अब तो छोड़ दो। लेकिन वहीं पे होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अंदर से काफी जोरों शोरों से आवाजें आ रही थी। उसी टाइम पे होंग को दिखाई देता है कि कई सारे इमोर्टल्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि पवेलियन वालों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा है। कई सारे लोग इस बात से गुस्सा भी थे कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन प्लास्टिक के बीच में उन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया गया। वहीं पे होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि सभी जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें भी जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक चैंग का काम खत्म नहीं हुआ था, शायद से चैंग को गुस्सा आ सकता है। लेकिन उसी टाइम पे होंग को एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस होता है। हम लोग देखते हैं कि यिन दाओ वहाँ पे आती है जो कि होंग से कहती है कि वो अभी के लिए साइड में हट जाए, क्योंकि उसने चैंग के बारे में काफी टाइम से सुन रखा है और वो अपनी आंखों से देखना चाहती है कि असल में चैंग है कौन। होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये इमोर्टल तो बिल्कुल भी नहीं है, इनका ऑरा तो उससे भी ज्यादा भयानक है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। जिसके बाद यिन दाओ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए होंग से कहती है कि वो रास्ते से हट जाए। लेकिन अगले ही पल होंग को एक गर्म सी हवा महसूस होने लगती है। दरअसल चैंग ने वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज किया था, जिससे होंग समझ जाती है कि चैंग चाहता है कि वो इन लोगों को अंदर आने दे। यिन दाओ अपने मन के अंदर सोचती है कि ऐसा नहीं है कि वो हांजी के ऊपर भरोसा नहीं करती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहिए कि वो सच है या नहीं। या चैंग के अंदर इतना गुदा भी है कि वो पवेलियन मास्टर का बॉयफ्रेंड बनने के लिए वर्दी है। इसके बाद यिन दाओ चेंजिंग रूम के अंदर घुसती है और वो चैंग से माफी मांगती है कि वो लोग बेसब्री में मिल रहे हैं। लेकिन यिन दाओ उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ पे पवेलियन टावर को बंद कर रहे हैं, इसीलिए चैंग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इसके पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है। या पवेलियन मास्टर ने सच में किसी और को गलत समझ लिया है, इसके पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है, ये कैसे पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर सकता है और उन्हें हरा सकता है। ये बस क्योसो का एक ऑर्डिनरी बंदा है। लेकिन उसी टाइम पे भाई चैंग आगे से उन्हें घूरते हुए कहता है तो क्या, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और रही बात तुम्हारे ऑफर की तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे मास्टर से जरूर मिलूंगा। जिससे उन सभी का भाई दम घुटने लगता है और वो सभी अपने घुटनों पे आ जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा है कि ये इमोर्टल एम्परर के लोगों को भी सफोकेट करवा सकता है। हमारी आंखें अंधी थी जो हमने इसे पहचाना नहीं। इसके बाद यिन दाओ चैंग से कहती है कि
उसकी मास्टर चैंग से मिलना चाहती हैं क्योंकि वो काफी टाइम से चैंग को ढूंढ रही थी। चैंग उन लोगों से कहता है ठीक है मैं उससे मिल लूंगा, अभी के लिए तुम लोग यहाँ से दफा हो। इसके बाद येंडाओ और उसके साथी बाहर निकलते हैं और चैंग को परेशान करने के लिए डर के मारे उससे माफी मांगते हैं। होंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इमॉर्टल लेवल के एम्परर को भी चैंग के सामने झुकाना पड़ता है। इसके बाद अगला सीन बाहर का होता है। हम लोग देखते हैं कि सेकंड और फर्स्ट फ्लोर की मास्टर दोनों उन लोगों से माफी मांगती हैं कि उन्हें बेफालतू में ही पवेलियन मास्टर से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन वो सभी लोग आगे से नाराज हो रहे थे और वो कहते हैं कि वो लोग जब चाहे तब पवेलियन टावर को ऐसे थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। उनके डिस्टर्ब करने की वजह से उनकी कल्टीवेशन में गिरावट आ गई है और वो लोग ये भी बात कहते हैं कि वो लोग ऐसे ही बाकी सभी स्टारफील्ड वाले लोगों को नाराज नहीं कर सकते हैं। इस पे सेकंड मास्टर आगे बढ़ती है और वो उन लोगों से कहती है कि वो लोग इस बात के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा है, लेकिन उन्हें ऐसा कर पा रहा है क्योंकि पवेलियन मास्टर ने ये ऑर्डर दिया है। और रही बात कंपनसेट की, तो वो लोग उन्हें कंपनसेट जरूर करेंगे। हमें पता चलता है कि ये लोग सनराइज कॉन्टिनेंट से हैं और लिंग ने इन्हीं लोगों से उस सामान को चुराया था और यही वो अंकल है। उसका सर्वेंट उसे कहता है कि वो लोग अब क्या करेंगे, जिन लोगों ने उनसे वो सामान छीना था वो लोग पता नहीं कहाँ गए हैं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग होंग को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोचती है कि सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं सिर्फ हम लोगों को छोड़ के। तभी एक लड़की की नजर होंग के ऊपर पड़ जाती है और वो आगे से कहता है कि वो लोग अभी भी अंदर है, उन्हें भी तो बाहर निकालो। जिसपे फर्स्ट फ्लोर की मास्टर कहते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सनराइज कॉन्टिनेंट वाले अपने अंकल को बता देते हैं कि ये उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इनके ट्रेजर्स को छीना था। जिसपे उसके मुंह के ऊपर मुस्कान आ जाती है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। इसके बाद वो सेकंड फ्लोर के मास्टर से कहता है कि वो लोग सनराइज कॉन्टिनेंट से आते हैं और उनका पवेलियन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और वो लोग करीब 1000 सालों से एक साथ कोऑपरेट करते हुए आ रहे हैं। और हानलन पवेलियन किसी ऐसे के साथ थोड़ी ना ट्रेड करना चाहेगा जिनका उनके बारे में ओरिजिन भी नहीं पता है। लेकिन सेकंड मास्टर आगे से बस इतना ही कहती है कि चुपचाप निकल जाओ, आखिरी बार कह रही हूँ। लेकिन अंकल आगे से कहते हैं कि वो लोग सनराइज से आते हैं और उनका काफी पुराना रिश्ता भी है और उन लड़कियों ने अंकल की ट्रेजर को चुराया है, इसीलिए अगर हानलन पवेलियन उन्हें बाहर निकाल देता है तो फिर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो लोग उनसे बाद में निपट लेंगे और उनके पवेलियन के साथ जो उनका रिश्ता है वो भी खराब नहीं होगा। लेकिन सेकंड फ्लोर की मास्टर अंकल के मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है क्या तुम मौत को मुंह लगाना चाहते हो। इसके बाद सेकंड फ्लोर की मास्टर उसे कहती है कि तुम्हारे जैसा एक सिंपल इमॉर्टल किंग का रियलम का कल्टीवेटर हमें धमकाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी टाइम पे कई सारे कल्टीवेटर्स बाहर निकल आते हैं जो कि इमॉर्टल लेवल पे थे और वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग हम लोगों को बाहर निकाले हो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के और साथ ही में कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, ये तो नाइंसाफी है। तुम भले ही पवेलियन टावर वाले क्यों ना हो, लेकिन हम लोग ये सब कुछ नहीं सहेंगे। फर्स्ट फ्लोर की मास्टर सेकंड फ्लोर वाली से कहती है कि तुमने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी है, अब मुसीबत खड़ी होने वाली है। इसके बाद सभी कल्टीवेटर उनके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि वो लोग चैंग के लोगों को बाहर निकाल के ही रहेंगे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि येंडाओ बाहर आती है जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करती है, तो वो सभी उसकी पावर्स की फोर्स की वजह से पीछे जाके गिरते हैं। येंडाओ उन लोगों से कहती है कि जो कोई भी आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा उसे चीर फाड़ दिया जाएगा। येंडाओ उन लोगों से कहती है कि कान खोल के सुन लो, यंग मास्टर जिनको काफी सालों से ढूंढा जा रहा था वो आज जाके मिल चुके हैं। एक छोटा सा सनराइज कॉन्टिनेंट या फिर पूरा कॉन्टिनेंट रीजन उनके जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग देखते हैं कि सनराइज वालों की अब फटके 4 हो चुकी थी और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो लोग सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के मास्टर के साथ तो निपट सकते हैं, लेकिन फिफ्थ फ्लोर के मास्टर के साथ उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी और ये उनके लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकंड फ्लोर की मास्टर आगे बढ़ती है और वो अपने पास से उस कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालती है जिसको सनराइज कॉन्टिनेंट के साथ किया गया था। जिसके बाद सेकंड मास्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और सनराइज कॉन्टिनेंट वालों लोगों से कहती है कि अब हानलन पवेलियन का उनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है और वो उन लोगों की जितनी भी वैलिडिटी थी वो खत्म हो चुकी है और अब से सनराइज कॉन्टिनेंट का कोई भी बंदा पवेलियन के अंदर नहीं आ सकता है। इसीलिए वो लोग अपनी मेन लाइन पे वापस जा सकते हैं और अगर उन लोगों ने यंग मास्टर के खिलाफ कुछ भी बुरा सोचा तो फिर वो लोग उनका मरते दम तक पीछा करेंगे और उन्हें मार देंगे। इसके बाद कुछ लोग सनराइज कॉन्टिनेंट वालों से अलग हो जाते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं कि इन लोगों ने उन्हें प्रवोक किया था यहाँ पे ये सब बवाल करने के लिए। सनराइज कॉन्टिनेंट वाले आगे से कहते हैं कि तुम भी लोग तो यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल करना चाहते थे, अब इल्जाम हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो। लेकिन वो लोग आगे बढ़ते हैं और सनराइज कॉन्टिनेंट वालों को मारपीट के बराबर कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि दोषी तुम हो और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हो। इसके बाद वो लोग उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करते हैं और उन्हें मारपीट के एक बराबर करने के बाद उन लोगों के सामने जाके डाल देते हैं।
और वो लोग उन लोगों से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि इम्पोर्टेंट पर्सन अंदर है, नहीं तो वो लोग ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग होंग को देखते हैं जो कि साइड में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है वाह कितना अच्छा ड्रामा है, जरूर मास्टर को इस बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यूएची लैंड को देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जुआनचो की बॉडी अब हील हो चुकी थी और वो उठने ही वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे निंगरैंग को आसमान में दिखाई देता है कि टेलीपोर्टेशन वहाँ पे शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ पे कोई आने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे उसके सर्वेंट निंगरैंग को बताती है कि जुआनचो की बॉडी हिलना शुरू हो गई है, यानी कि वो जागने वाली थी। और साथ ही में एक और टेलीपोर्टेशन आर्क किसी और जगह पे भी अपीयर हुई थी। बेसिकली यहाँ से 2 गॉड आने वाले हैं जिनके साथ नया आर्क शुरू होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग ने बायुवे को उसकी पनिशमेंट दे दी थी, लेकिन चैंग जाते हुए कहता है कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी में था, इसलिए मैंने पनिशमेंट पूरी तरीके से नहीं दी है और अगली बार तुम्हें इससे ज्यादा कठोर पनिशमेंट मिलेगी। और वहीं पे बायुवे अपने मन के अंदर सोचती है कि पता नहीं उसे अगली बार कब ये सुनहरा मौका मिलेगा कि चैंग उसे फिर से पनिशमेंट देगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो अपने नए कपड़ों को पहन लेता है और वो अपने मन के ये सोचता है कि जुआनचो बस उठने ही वाली है। हम लोग जिन डाओ को अपने मन के अंदर देखते हैं और वो कहती है कि ये बात सच है कि पवेलियन मास्टर कभी भी इसे नहीं भुला सकेंगी। ताकत के साथ साथ इसके लुक्स भी काफी अलग है। पवेलियन मास्टर तो क्या कोई भी वुमन इसे लंबे टाइम तक नहीं भुला सकती है। लेकिन इन डाओ की मन की बात दरअसल लिंग और होंग सुन लेती है और वो घूरते हुए उसे देखने लगती है। ये सुन के होंग और लिंग दोनों भाई आगे बढ़ती हैं और चैंग को कस के पकड़ लेती हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि चैंग सिर्फ उनका है, कोई भी उनसे इसको नहीं छीन सकता है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग को महसूस होता है कि जुआनचो की बॉडी के पास एक टेलीपोर्टेशन आरे महसूस हुई है और चैंग को ऐसा लगने लगता है कि वहाँ पे कोई एनिमी आ चुका है। हम लोग देखते हैं कि जिन डाओ आगे बढ़ती है और वो चैंग से कहती है कि ये एनर्जी पवेलियन मास्टर की होगी, शायद से वो यहाँ पे आने ही वाली है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग वहाँ से गायब हो जाता है और वो जाते हुए कहता है कि वो हांजी से बाद में मिल लेगा, अभी के लिए उसे जरूरी काम करने जाना है। जिससे जिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अब वो हांजी से क्या कहेगी कि चैंग यहाँ से एक पल में गायब हो गया है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हांजी वहाँ पे आ जाती है। लिंग अपने मन के अंदर सोचती है तो ये पवेलियन मास्टर है, कितनी खूबसूरत औरत है। जिसके बाद हांजी उन लोगों से पूछती है कि चैंग कहाँ गया, वो तो मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा था। जिस पे ये डाओ काफी डर जाती है और वो आगे से कुछ भी नहीं कह पा रही थी क्योंकि हांजी भाई बहुत शक्तिशाली डीमन है इतने टाइम पे। लेकिन लिंग को किस बात का डर था, वो भाई एकदम आगे बढ़ती है और वो हांजी से पूछती है कि वो चैंग को क्यों ढूंढ रही है। हांजी को ये जात के काफी ज्यादा खुशी होती है कि जो लिंग है उसकी कोई स्वीट हार्ट नहीं है बल्कि उसकी डिसाइपल है। इसके बाद हांजी आगे बढ़ती है और वो लिंग के सर के ऊपर हाथ रख के उसे कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर की अनमैरिड वाइफ हूँ, इसीलिए तुम मुझे मास्टर की वाइफ समझ सकती हो। इससे लिंग का मुंह तो खुल ही जाता है और साथ ही में वहाँ पे जितनी भी लड़कियां खड़ी थी उन सभी का भी बड़ा सा मुंह खुल जाता है और वो काफी हैरान हो जाती हैं। बेसिकली वो सभी इस बात से हैरान हो गई थी कि इन दोनों के बीच में शादी तो नहीं हुई लेकिन गुचम गुचाई हो गई है। इसके बाद हांजी को भी पता लग जाता है कि वो यहाँ पे अकेली नहीं आई है, चैंगजी भी यहाँ पे आने वाली है। इसके बाद वो वहाँ पे जाते हुए उन लोगों से कहती है कि अगर यकीन नहीं है तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वेरीफाई कर देती हूँ कि मैं ही उसकी अनमैरिड वाइफ हूँ। इधर हम लोग देखते हैं कि निंगरैंग चैंगजी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इस पे चैंगजी उसे बताती है कि जो कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है जिसको गॉड्स कंडक्ट करने वाले हैं वो कुछ टाइम के लिए रुक गया है, इसीलिए चैंगजी ने सोचा क्यों ना वो अपनी छोटी बहन निंगरैंग से मिल ले। चैंगजी निंगरैंग से कहती है कि वो यहाँ पे इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि इसे अभी भी लगता था कि वो चैंग को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी, लेकिन अब चैंगजी को लगता है कि वो चैंग को इम्प्रेस कर सकती है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि ऊपर से वो भी यही सोचता है कि ये यहाँ पे क्यों आई है और वो बस यही उम्मीद करता है कि चैंगजी कुछ गड़बड़ न करे और उसे जुआनचो के बारे में पता न लगे। इसके बाद चैंगजी आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कि अब चीजें थोड़ी सी अलग हैं। अब चैंगजी को पूरा यकीन है कि वो चैंग का पीछा कर सकती है और उसके साथ रह सकती है। हम लोग देखते हैं कि निंगरैंग जुआनचो की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि ये अभी भी चैंग के पीछे दीवानी है, अगर इसे जुआनचो के बारे में पता लग गया तो फिर ये जुआनचो के साथ कुछ भी कर सकती है। हम लोग देखते हैं कि चैंगजी निंगरैंग से पूछती है कि तुम उस तरफ क्यों देख रही हो, वो आखिर है कौन। जिस पे निंगरैंग आगे से घबराते हुए कहती है कि वो जुआनचो है, उनकी क्लैन की सबसे सुंदर लड़की और ये उनके क्लैन की प्राइड है, लेकिन वो काफी टाइम से कोमा में है और अभी तक उठी नहीं है। चैंगजी आगे से कहती है कि ये काफी ज्यादा सुंदर है। इस पे निंगरैंग आगे से कहती है कि हाँ ये सबसे ज्यादा सुंदर है क्योंकि ये हमारे पूरे जियांग फैमिली की सबसे ज्यादा सुंदर औरत है और हम लोग इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। चैंगजी आगे से कहती है कि दिक्कत तुम्हारे स्पेल में नहीं है, दरअसल तुम्हारा स्पेल अभी तक अपनी हाई लेवल की रीच पे नहीं पहुंचा है और भले ही इन लोगों के पास डिवाइन पावर क्यों न हो, लेकिन इसके बावजूद जब जुआनचो उठेगी तब वो अपनी पुरानी मेमोरी यानी कि चैंग वाली वो सभी खो देगी, इसीलिए इन लोगों को अच्छे से ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंगजी अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और वो जुआनचो की सोल को फिर से रिपेयर कर देती है और वो जुआनचो को ठीक करते हुए निंगरैंग से कहती है कि अगर किसी की जिंदगी बचानी
हो तो फिर उन्हें सोल को रिपेयर करते समय उनकी यादों के समंदर के अंदर छलांग लगानी ही पड़ती है। और अगर किसी को बचाने के लिए उनकी यादों के अंदर झांका जाए तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसके बाद निंगरैंग चैंगजी से कहती है कि वो जब भी सोल स्पेल का इस्तेमाल करे तो फिर इसे इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि वो उसे अच्छी तरह से परफेक्ट कर ले, नहीं तो इससे जो लोग ठीक होने वाले हैं वो लोग अपनी पुरानी यादों को खो सकते हैं और ये काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। निंगरैंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चैंगजी ने जुआनचू को उठा दिया, नहीं तो चैंग उसे मार ही देता। हम लोग देखते हैं कि जुआनचू को जैसे ही सोल आता है तो फिर वो पूछने लगती है कि चैंग कहाँ पे है, क्योंकि चैंग अभी भी लड़ाई लड़ रहा होगा, इसीलिए मुझे उसके साइड पे जाना पड़ेगा। निंगरैंग उसे कहती है कि वॉर पहले ही खत्म हो चुकी है और चैंग बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तुम्हें खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम अभी भी जागी हो। इसके बाद निंगरैंग चैंगजी को शुक्रिया कहती है जुआनचू को ठीक करने के लिए, और वो अपनी और फैमिली की तरफ से और साथ ही में चैंग की तरफ से उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन चैंगजी निंगरैंग से कहती है कि तुम कर रही हो ये तो ठीक है, लेकिन चैंग मुझे शुक्रिया क्यों कहेगा। उसी टाइम पे यू चैन आगे बढ़ती है और वो चैंगजी को बताती है कि तुमने जुआनचू को ठीक किया है, जो कि चैंग की वाइफ है, इसीलिए चैंग बेशक तुम्हें शुक्रिया कहेगा। निंगरैंग जल्दी से आगे बढ़ती है और वो यू चैन के मुंह के ऊपर हाथ रख के उससे कहती है कि ये बेफालतू में ही बोलती है, ये हमारी घर की पेशेंट है, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। लेकिन चैंगजी जैसे ही सुनती है वाइफ तो फिर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे चैंग भी आ जाता है और वो भी काफी परेशान हो रहा था कि अब क्या होने वाला है। उसी टाइम पे जुआनचू आगे बढ़ती है और वो भागते हुए चैंग के पास जाके उसे गले लगा लेती है और उसे रोते हुए कहती है कि वो वापस आ गई है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और टेलीपोर्टेशन सर्कल खुलता है और उसके अंदर से हानजी बाहर निकलती है, जो कि लिंग से कह रही थी कि तुम अभी भी यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे उसे खुद ही पूछवाती हूँ कि मैं ही उसकी पहली वाइफ हूँ जिसका उसके साथ पहला रिलेशनशिप था। लेकिन हानजी जैसे ही चैंग को जुआनचू के साथ लिपटा हुआ देखती है तब उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं। उसी टाइम पे सिस्टम भी आगे बढ़ता है और वो चैंग से कहता है कि उसे अशुरा फील्ड का एक नया मिशन मिला है कि उसे चैंगजी, जुआनचू और हानजी इन तीनों को एक साथ लाना है और ये तीनों बहनों की तरह एक साथ रहनी चाहिए, क्योंकि चैंग इनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाएगा। बेसिकली चैंग को अपना हारम बनाना था जहाँ पे किसी भी लड़की को किसी से जलन नहीं होनी चाहिए और सबको ऐसा ही लगना चाहिए कि चैंग उनसे सच में शिद्दत वाला प्यार करता है। खैर चैंग की अब तो फटके 4 होने वाले थे, क्योंकि सिस्टम ने उसे ये मिशन भी दिया है जो कि काफी खतरनाक है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि लड़कियों को मनाना प्लैटिनम ढूंढने से ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद हम लोगों को लालटेन फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है कि क्योसो की शुरुआत के टाइम पे ये फेस्टिवल साल की शुरुआत में मनाया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपस में कितनी नफरत करते हैं, लेकिन साल की शुरुआत में वो लोग इस नफरत को साइड में रखते हैं और पूरी कोशिश से हर कोई एक साथ लालटेन फेस्टिवल मनाता है। हर कोई अपने घर के बाहर लालटेन को लगाता है, जिसकी मदद से वो लोग अपने बैड लक को वहाँ से भगा सकते हैं और हर किसी के घर के सामने उजेला होता है और कलरफुल लाइटें जलती हैं। जिसके बाद हम लोग उसी बीच में एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो किसी ये नाम के बंदे की कहानी सुना रहा था। मैं वैसे तो इसे स्किप करने वाला था, लेकिन ये सिचुएशन आने वाले चैंग के सिचुएशन के साथ मैच करने वाली है, इसीलिए कॉमेडी फिक्स बैठे इसीलिए सुना रहा हूँ। कहानी सुनाने वाला बताता है कि उसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो फिर भी अपनी ठरक को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसीलिए वो जहाँ जाता वहाँ पे हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता, यहाँ तक कि वो साला अपनी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हैंग आउट कर रहा था, यानी कि गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को भी गिरा दिया। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे कैसे प्यार कर पाती जब उसे पता चलता कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ही गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलिया मचा रहा है। और ये बेस्ट फ्रेंड भी बहुत ज्यादा रूसलेस थी, उसने ही अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मार दिया, जिसके बाद उसके फैमिली नेम को ले लिया और वहाँ से भाग गई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम हर किसी से एंजॉय कर पाओ तो फिर तुम्हारे पास एक इमॉर्टल बॉडी होना जरूरी है, यानी कि चाकू भी मार दो तब भी न मरो। मैंगो मैन आगे से कहता है या फिर तुम्हारे पास मीठी जबान हो और तुम हर किसी से प्यार से बात करो तो फिर तुम शायद हर किसी को खुश रख सकते हो, यानी कि हर लड़की को। इसके बाद एक बंदा आगे बढ़ता है और कहानी सुनाने वाले बंदे से पूछता है कि अगर कोई आदमी सच में इस तरह की सिचुएशन के साथ टकरा जाए जहाँ पे उसकी लवर, उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वो सभी उसे पसंद करती हो, तो फिर वो आदमी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। इस पे वो आदमी आगे से कहता है तुम्हारा मतलब उस बंदे की पहली प्यारी वाइफ, जिसके बाद उसकी साथी, जिसके बाद उसकी अनमैरिड वाइफ, और वो सभी उससे जब एक टाइम पे ये पूछेंगे कि वो किसे प्यार करता है तो फिर वो बंदा इस सिचुएशन को कैसे तोड़ेगा और इसे कैसे बाहर निकलेगा। जिसके बाद वहाँ पे बैठे हर कोई आदमी अपना अपना सजेशन देता है कि एक जगह पे जहाँ पे सभी लड़कियां इकट्ठा हो और वो सभी उससे पूछ रही हो कि वो किसे प्यार करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़का कितनी मीठी मीठी बातें करे, वो सभी आपस में लड़ना शुरू कर देंगी और एक दूसरे को मार देंगी। एक बंदा आगे से कहता है कि अगर इन सभी चीजों से अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो वो सभी लड़कियां आपस में लड़ाई करेंगी, अगर बैड रिजल्ट निकलेगा तो
उसमें कोई शक नहीं है कि वो आदमी मारा जाएगा। तीसरा बंदा कहता है क्या हो अगर वो लड़का सच में जीनियस हो और काफी ज्यादा होशियार हो। इस पे कहानी सुनाने वाला बंदा आगे से कहता है इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना होशियार हो और कितना जीनियस हो, वो आखिर में मरेगा ही या फिर वो सभी लड़कियां आपस में लड़ाई करेंगी और एक दूसरे को मार देंगी। अगर ऐसी सिचुएशन सच में आती है तो फिर वो बंदा खुद की कब्र खुद के हाथों से ही खोद रहा है। और ऐसी सिचुएशन अभी हमारे चैंग की थी। उससे तीनों लड़कियां पूछ रही थी कि कौन उसकी असली वाइफ है और वो किससे प्यार करता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि सुराफिल सच में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और ये मिशन मुझे जानबूझ के दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ाता है और उन लोगों को चाय पीने के लिए एक गिलास आगे बढ़ाता है। वो तीनों लड़कियां एक साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और कप को लेने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगती हैं, ये कहते हुए कि चैंग ने ये मुझे बढ़ाया है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां एक दूसरे को घूरते हुए देखने लगती हैं। तो फिर चैंग भाई अपना हाथ पीछे करता है और कहता है कि यूनियन के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो खुद ही उस चाय को पी ले लेता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और बेशक मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन अब से ऐसे ही वीडियो आने वाली है क्योंकि मुझे अपनी कॉलेज लाइफ को मेंटेन करना है और साथ ही में मुझे अपने सेकंड चैनल को भी देखना है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने एनिमे का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, ऐसे ही घूम रहा हूँ।